हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 18 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्य भारत भारत की आत्मा की एक झलक संकलन का विमोचन किसने किया। तो दोस्तों ये पुस्तक का विमोचन किया गया है सुमन बेरी, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग का गठन दोस्तों 2015 में किया गया था 1 जनवरी। और यह है एग्जाम में पूछा जाता है कि यह गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है, गैर संवैधानिक बॉडी है ये। और जो 3 इसमें प्रमुख हैं, चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और वाइस चेयरपर्सन यानी उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट इंडाइसेज मतलब जारी किए जाते हैं, सूचकांक जारी किए जाते हैं। यह है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर एक जारी किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्यों के बीच में स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी किया जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से नीति आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों के बीच में बढ़े, राज्यों के बीच में आपसी समन्वय बढ़े। तो योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। उसी संदर्भ में ये इंडाइसेस जारी किया जाता है। नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, राज्यों में इनोवेशन की स्थिति क्या है उसकी रैंकिंग जारी की जाती है। निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट के संदर्भ में ये सूचकांक जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो भारत के 112 ज़िले हैं जो पिछड़े हैं उनमें विकास करने के लिए उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। साथ ही साथ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी 2023 में शुरू किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन शुरू किया गया था। इसमें अटल टिंकरिंग लैब भी शामिल है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, तो ये 7 पहल ह्यूमन कैपिटल को शिक्षा स्वास्थ्य में किस तरह से बदलाव लाया जाए, प्रगति किया जाए। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा 2026 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है सयानी गुप्ता। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा 2026 पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता को नामित किया गया। अगला है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं। 19 तारीख को 2 दिवसीय श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वहाँ श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके से वो इनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। दोस्तों उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हैं और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ये याद रखिएगा, TRE 4.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी को ध्यान में रख के मैंने ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा करंट अफेयर्स को। और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होते हैं उसमें शामिल होते हैं राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित हो और मनोनीत हो। तो ये जैसे राष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य नामित होते हैं, इसमें नामित नहीं होते हैं, इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं दोस्तों। इनका कार्य है कि सदन की कार्यवाही का संचालन करना। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। साथ ही साथ अगर सदन के सदस्य न होने के बावजूद बराबर मत होने की स्थिति में वे निर्णायक मत कास्टिंग वोट भी कर सकते हैं। बराबर मत की स्थिति में वो निर्णायक वोटिंग भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर ये अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इस पद पर रहते हुए उन्हें राष्ट्रपति के सभी वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए पूछा जा चुका है। इनको पद से हटाने के लिए ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनको पद से दोस्तों हमेशा पूछा जाएगा। राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब किसी सदन का जो जितनी उसका स्ट्रेंथ है और उसमें जो सीटें रिक्त हैं, कोई मर गया है या कोई उस पर चुनाव नहीं हो पाया है, अभी प्रोसेस में है, तो जितनी सीटें रिक्त हैं उसको घटा लिया जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ सीट होगा उसका 50% से अधिक, ये होता है प्रभावी बहुमत।
और ये इसको राज्यसभा द्वारा हटाया जाएगा, जिसे लोकसभा की एक साधारण सहमति प्राप्त होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद इनसे जुड़ा हुआ। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 63 में कहा गया है। 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अगर पूछ लिया जाए तो ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। 65 में कहा गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा 65 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, जो सदन लोकसभा को या राज्यसभा को हो, उसके निर्वाचित और मनोनीत मतलब जिसका मनोनयन किया गया है वह सभी भाग लेते हैं। तो ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल 66 में कहा गया है। 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होगा और उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, तो ये 69 में कहा गया है। अगला है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पहले उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसमें 7 पुलिस बल शामिल होते हैं और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से ये पूछे जा सकते हैं, TRE में तो पूछने के चांसेस कम हैं, लेकिन अन्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि BSF इसमें शामिल होता है, सीमा सुरक्षा बल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस, SSB सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल भूटान की सीमा पर काम करते हैं, असम राइफल्स, ये 4 हो गए, असम राइफल। इसके बाद CRPF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, ये इसमें शामिल होता है। इसके बाद CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और NAGA राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये 7 पुलिस बल इसमें शामिल होते हैं CAPF में। और सभी CAPF गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होते हैं। इन पे इन्हीं का नियंत्रण होता है, गृह मंत्रालय का नियंत्रण होता है। भारतीय जो सेना होती है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। अगला है मात्रा के हिसाब से यानी अमाउंट के हिसाब से विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा हीरे का उत्पादक कंट्री रसिया, आपके ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। रसिया के बाद बोत्सवाना और तीसरा कनाडा है। अगर भारत में पूछ लिया तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे के लिए फेमस है। देखिए रसिया फर्स्ट पे है, बोत्सवाना सेकंड पे और कनाडा थर्ड पे। अगला क्वेश्चन है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 में क्यों विफल रहा? तो दोस्तों जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक था, मुख्य रूप से जो 2026 के बाद परिसीमन होने वाला था, उसमें संसद की सीटों को बढ़ाया जाना था, 850 सीटें करनी थी। तो इसके लिए ये संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। तो ये इसको 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया। इस कारण से ये जो विधेयक है वो पास नहीं हो पाया। एक बात और आपको याद रखनी होगी कि सरकार के द्वारा 128वां जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, याद रखिएगा 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, वो महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने के लिए किया गया था। ये विधेयक था, बिल था दोस्तों। सबसे पहले संसद में बिल पेश किया जाता है, यानी विधेयक पेश किया जाता है, और जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति को उस पर अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो वो बिल जो है एक्ट बन जाता है, यानी विनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये एक्ट था 106वां, जिसने 106वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा महिलाओं को संसद में दोस्तों 33% और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन दिया गया था। ये कानून बनाया गया था। इसी कानून को लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया था, जिसमें ये कोशिश की जा रही थी कि संसद में सीटों की संख्या बढ़ाया जाए ताकि महिलाओं को भी सीटें प्रदान की जा सकें। तो ये जो विधेयक था 131वां संविधान संशोधन विधेयक, ये पास नहीं हो पाया। एक पॉलिटिकल विल की कमी है। इसके पक्ष में 298 मत पड़े और विरोध में 230, जबकि 2/3 प्राप्त होना था, यानी कम से कम 360 सीटें प्राप्त होनी थी।
अगला है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार कौन निर्वाचित हुए। तो दोस्तों ये हरिवंश नारायण सिंह बिहार से रहने वाले हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और ये लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। उपसभापति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेसिक्स। राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से बहुमत द्वारा उपसभापति का चुनाव करते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं अपने बीच से। और इसके लिए जो शर्त है, उपसभापति बनने के लिए व्यक्ति का राज्यसभा सदस्य होना अनिवार्य है। अभी राज्यसभा के लिए चुने भी गए थे ये। कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष, इनका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष तक होता है। और कार्य और शक्तियाँ, जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होते, वे सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निर्णायक मत समानतः मतदान नहीं करते, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वे निर्णायक मत दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यदि उपसभापति को किसी संसदीय समिति का, जो संसदीय समिति बनाई जाती है, उनका सदस्य बनाया जाता है तो ऑटोमेटिक उस समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।